शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है कि जब अंधकार से डीमंस बाहर आएंगे और धरती को दूसरा नर्क बनाने की कोशिश की जाएगी, तब जाकर के गॉड ऑफ फेथ 6 योद्धाओं को चुनेगी जिनको ये पावर दी जाएगी कि वो अपनी पावर से डीमंस को खत्म कर सकें। और क्योंकि गॉड ऑफ फेथ ने 6 योद्धाओं को चुना था, तो उन 6 योद्धाओं को बोला जाता है ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर्स। फिर इसके बाद अभी के दौर में हम पियाना शहर को देखते हैं, एक ऐसा किंगडम जो कि अपने व्यापार के लिए बहुत ही मशहूर है। लेकिन आज इस किंगडम में एक रिचुअल टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया गया है जिसका आज सेमीफाइनल होने वाला है, और ये सेमीफाइनल 2 योद्धाओं के बीच में होने वाला है। फिर हमें 2 योद्धा दिखाए जाते हैं और इसके अलावा हमें बताया ये भी जाता है कि जो भी इनमें से जीतेगा उनका मुकाबला प्रिंसेस नासितानिया से होगा। और इसके अलावा नासितानिया को कई सारे लोग सेंट ऑफ द ब्लेड के नाम से भी जानते हैं। अब ये मुकाबला शुरू होता है उससे पहले ही वहाँ पे एडलेट मेयर नाम का ये लड़का आ जाता है और ये सबको बताने लगता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। यही कारण है कि मैं इन दोनों योद्धाओं से अकेले लड़ना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पे ये दोनों योद्धा उससे नहीं लड़ते, बल्कि यहाँ पे जितने भी रॉयल गार्ड्स होते हैं वो सब एडलेट को घेर लेते हैं और उसको बंदी बनाने वाले थे। लेकिन यहाँ पे एडलेट उन सबको हरा देता है और फिर इसके बाद इन दोनों योद्धाओं को जाना पड़ता है एडलेट से लड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पे एडलेट को पता था कि वो इन दोनों का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ पे वो स्मोक बम का इस्तेमाल करता है ताकि किसी को कुछ दिखाई ना दे। और इसके अलावा वो रास्ते में कई सारी नुकीली चीजें गिरा देता है। फिर इसके बाद वो एक योद्धा को तो हरा देता है और दूसरे योद्धा के पाँव में नुकीली चीजें फंस जाती हैं। यही कारण है कि वो आराम से दोनों को हरा देता है और ये साबित कर देता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। और फिर इसके बाद एडलेट चला जाता है गॉड ऑफ फेथ की मूर्ति के पास और वहाँ जाकर के बोल रहा होता है कि ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर्स के लिए आपको मुझे चुनना होगा क्योंकि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तभी एक गार्ड उसको पकड़ लेता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो जनता थी वो भी बहुत ज्यादा नाराज थी कि एडलेट की वजह से पूरा मैच बेकार हो गया है। इसके बाद एडलेट को कारागार में डाल दिया जाता है और जब वो कारागार में होता है तब वहाँ पे प्रिंसेस की मेड आती है। वो बताने लगती है कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैंने आपको फाइट में देखा और तभी से मैं आपकी दीवानी हो गई हूँ, क्या मैं आपसे हाथ मिला सकती हूँ। अब यहाँ पे जब वो एडलेट से हाथ मिला लेती है तो एडलेट के बारे में बताती है कि लगता है तुम शर्मीले हो, तुम लड़कियों से बात नहीं कर पाते। अब एडलेट ये बात तो जानता था लेकिन ये बात मानने से मना कर देता है और यहाँ पे एडलेट उस लड़की से बात करते समय बहुत शर्मा रहा था। बाद में वो लड़की पूछती है कि मुझे अपने बारे में कुछ बताओ, तो यहाँ पे एडलेट बताता है कि मैंने 10 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था और फिर मैंने अपने मास्टर के साथ लगातार ट्रेनिंग की। उस ट्रेनिंग के दौरान मैंने ये जाना कि कई सारे तरीकों से मैं डीमन गॉड को हरा सकता हूँ। लेकिन मेरा सपना केवल यहाँ तक नहीं है, मुझे डीमन गॉड को हराना है और उसके बाद मुझे प्रिंसेस नासितानिया से मुकाबला भी करना है और उनको भी सबके सामने हराना है। तब जाके दुनिया वाले ये मानेंगे कि मैं दुनिया का सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हूँ। और ऐसा होने के बाद गॉड ऑफ फेथ को खुद मुझे चुनना होगा ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर्स के लिए। और अपने बारे में बता देने के बाद यहाँ पे एडलेट पूछता है कि टूर्नामेंट का क्या हुआ, तो यहाँ पे मेड बताती है कि देखो टूर्नामेंट फिर से हुआ था जो कि तुमासु ने जीत लिया है क्योंकि तुमने उस रॉयल गार्ड का हाथ तोड़ दिया था। यही कारण है कि वो ढंग से लड़ नहीं पाया। लेकिन टूर्नामेंट के बारे में बताने के बाद मेड पूछती है एथलेट से कि तुम यहाँ पे ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर का मेंबर क्यों बनना चाहते हो। और फिर इसके बाद हमें कहानी बताई जाती है सेंट ऑफ सिंगल फ्लावर की। हमें बताया जाता है कि आज से लाखों साल पहले डीमन गॉड सबसे पहली बार सामने आया था और उसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि उसने एक पूरे आइलैंड को इंसानों के खून से ही रंग दिया। फिर उसके बाद उसने अपनी बॉडी के अंदर से अपने ही जैसे कई सारे डीमंस बनाए और उनकी मदद से लगातार इंसानों के ऊपर हमला किया। एक समय ऐसा आया जब इंसानों की पूरी प्रजाति ही खत्म होने के कगार पे थी। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ और एक सेंट सबके सामने आया जिसने कि 6 पेडल फ्लावर को समिन किया। और फिर इसके बाद डीमन गॉड के साथ काफी दिनों तक लड़ाई चलती रही, जिसमें कि हुआ यूं कि डीमन गॉड हार गया और डीमन गॉड को सील कर दिया गया। लेकिन कभी तो ऐसा समय आएगा जब डीमन गॉड बाहर आने की कोशिश करेगा और इसलिए उन्होंने उस फ्लावर को 6 हिस्सों में बांट दिया और ये बोला कि ये 6 फ्लावर के हिस्से 6 योद्धाओं को चुनेगी और उनको अनोखी पावर दी जाएगी जिसकी मदद से वो डीमन गॉड को बाहर आने से रोकेंगे। और अगर किसी इंसान को ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर का एक मेंबर बनना है तो उसको गॉड ऑफ फेथ की मूर्ति के सामने अपने आप को साबित करना होगा और अगर वो चुने जाते हैं तो उनकी बॉडी के किसी एक हिस्से पे ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर का एक मार्क होगा। और इसके अलावा हमें ये बात भी बताई जाती है कि ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर सबसे पहले 700 साल पहले देखे गए थे जब डीमन गॉड से पहले डीमन किंग ने हमला किया था। लेकिन डीमन किंग को हरा दिया गया था और यही कारण है कि डीमन गॉड बाहर नहीं आ पाया। और फिर इसके बाद 300 साल पहले ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर दिखे थे और आज वो समय फिर से आ गया है जब ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर्स चुने जाएंगे। अब यहाँ पे मेड एडलेट को ये बात बताती है कि कई सारे योद्धा हैं जो कि ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर बन सकते हैं, लेकिन एक अजीब बात यह है कि वो सारे मारे गए हैं। लेकिन तुम इन चीजों के बारे में सोचना बंद करो, अभी तुम्हें आराम करना है और यहाँ से भागने की मत सोचना क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी टाइट है। तो यहाँ पे एथलेट बोलता है कि तुम तो यहाँ पे आ गई हो, मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारी सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। ये सुनने के बाद मेड हंसती है, लेकिन यहाँ पे फिर एथलेट बोलता है कि तुम अपनी प्रिंसेस को बताना कि मुझे पता है कि उन्हें ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर में चुना जाएगा,
लेकिन ऐसा होने से पहले मैं उनसे मुकाबला करना चाहता हूँ। अब ये सुनने के बाद मेड तो पहले हैरान थी, लेकिन फिर वहाँ से मुस्कुराते हुए चली जाती है। फिर अगले दिन एथलीट को एक तहखाने में बंद कर दिया जाता है और इस तहखाने में जब वो बैठता है तब उसको कुछ चुभता है। वो देखता है कि वहाँ पे एक खंजर और खाने के लिए सेब रखा हुआ था और फिर कई महीने एथलीट को इसी जेल में बिताने पड़ते हैं। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब पियाना किंगडम का जो आसमान था वो पूरा लाल हो जाता है। ये एक इशारा था कि डीमन गॉड अब बहुत जल्द आजाद होने वाला है और ये लाल रोशनी एथलीट के जेल में भी पहुंच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक पर्पल कलर की रोशनी आती है जो कि लाल रोशनी को हरा देती है और फिर हमें पता ये चलता है कि एथलीट को भी ब्रेव ऑफ सिक्स फ्लावर के लिए चुन लिया गया है और उसके हाथ पे निशान भी बन जाता है और ये बात वो सबको बताना चाहता था। लेकिन तभी प्रिंसेस नासितानिया वहाँ पे खुद आ जाती हैं और उसको ये बताती हैं कि मेरे को भी ब्रेव ऑफ सिक्स फ्लावर के लिए चुना गया है। और यहाँ पे नासितानिया को ये बात भी पता है कि एथलीट को भी चुना गया है, इसलिए वो एथलीट के खंजर के कई सारे कॉपी बनाती हैं और उसके बाद जेल को तोड़ देती हैं और फिर यहाँ पे एथलीट को अपने साथ लेकर के चली जाती हैं डीमन किंगडम की तरफ। ये दोनों ही चाहते थे कि डीमन गॉड इससे पहले कि बाहर आए ये दोनों उसको रोकें और इसके अलावा ये दोनों ये भी सोच रहे होते हैं कि रास्ते में इन्हें ब्रेव ऑफ सिक्स फ्लावर के बाकी मेंबर्स भी मिल जाएंगे। फिर लंबे सफर के बाद ये दोनों फैंटिए पहुंच जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद नासितानिया एक नींबू और कैरेट चुरा लेती है, लेकिन यहाँ पे एथलीट उनके पैसे दे देता है। अब क्योंकि नासितानिया शुरू से ही महल के अंदर रही हैं तो उन्हें नहीं पता कि बाहर कैसे रहा जाता है और यही कारण है कि नासितानिया हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहती हैं। इसके अलावा वो अपनी मैजिक पावर की मदद से यहाँ पे कैरेट को छीलती है और एक आलू छील करके एथलीट को भी देती है। वो जानबूझ करके ये सब कर रही थी ताकि वो अपनी मैजिक का शो ऑफ कर सके एथलीट के सामने, क्योंकि नासितानिया सेंट ऑफ द ब्लेड है और यहाँ पे नासितानिया को ऐसा लगता है कि शायद एथलीट ने उसका मैजिक कभी देखा ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एथलीट बताता है कि मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूँ जिसके पास तुम्हारी जैसी मैजिक पावर थी, लेकिन वो लड़की इस मैजिक से नफरत करती है, बल्कि लाखों लोग इस मैजिक को पाने के लिए मरते हैं। अब यहाँ पे नासितानिया बताती है कि क्या तुम्हें भी ऐसी पावर चाहिए थी। एथलीट बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेंट ऑफ द ब्लेड एक गॉड की पावर है जो केवल लड़कियों को ही दी जाती है। और इतना सुनने के बाद नासितानिया तुरंत ही हमला कर देती है एथलीट के ऊपर। अब यहाँ पे एथलीट अपने आप को बचा तो लेता है, लेकिन बाद में वो गुस्सा हो जाता है। तब यहाँ पे नासितानिया बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और शायद मेरे इसी बिहेवियर की वजह से मेरे फादर मुझे पसंद नहीं करते, मेरी मेड भी मुझ पे गुस्सा रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि यही कारण है कि किसी ने मुझे किंगडम से निकलते समय रोका नहीं। ये सारी बातें सुनने के बाद एथलीट को यहाँ पे बुरा लगता है नासितानिया के लिए, लेकिन तभी नासितानिया बोलती है कि मैं तो मजाक कर रही थी और फिर एथलीट को फिर से गुस्सा आ जाता है। और जब एथलीट उसको छोड़ करके आगे जा रहा होता है तब नासितानिया बोलती है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं सिली होने का एक्टिंग करती हूँ क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे एथलीट बोलता है कि थोड़ा सीरियस हो जाओ क्योंकि हम लोग डीमन गॉड से लड़ने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे नासितानिया बोलती है कि देखो ये सब मेरे लिए नया है क्योंकि मैं पहली बार एक अनजान व्यक्ति के साथ एक सफर पे निकली हूँ। और ये सुनने के बाद यहाँ पे एथलीट शर्मा जाता है। फिर रात गुजारने के लिए ये दोनों एक खंडर में रुकते हैं और यहाँ पे नासितानिया एथलीट से पूछती है कि क्या तुम्हें पता है 6 साल पहले पियाना शहर में एक सिविल वॉर हुआ था। लेकिन यहाँ पे एथलीट बोलता है मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि तब मैं ट्रेनिंग कर रहा था। फिर यहाँ पे नासितानिया बताती है कि सिविल वॉर का पूरा इल्जाम मेरे फादर पे लगा दिया गया था, जिसके बाद मेरे फादर से सारी चीजें छीन ली गई थी, उनका जो अधिकार था वो भी छीन लिया गया था और वो सारे अधिकार दे दिए गए थे सेनापति को और तभी से पूरे किंगडम को चलाने वाला सेनापति है। इसके अलावा मेरी माँ और मेरे भाई ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, वो किंगडम को छोड़ करके कहीं दूर चले गए और यहाँ पे मेरे को किंगडम में अकेले छोड़ दिया गया। अब ऐसी बात नहीं है कि मेरे रिश्तेदार नहीं है तो मेरे वहाँ पे रिश्तेदार, लेकिन मैं उनसे संबंध रखना नहीं चाहती क्योंकि मुझे डर है कि कहीं उनकी वजह से एक और बार सिविल वॉर ना हो जाए। और इसके अलावा सिविल वॉर के दौरान नासितानिया के फादर ने उसको मरवाने की कोशिश की थी, लेकिन नासितानिया की उस समय किस्मत अच्छी थी कि उसकी पावर तब तक जाग गई थी। और फिर अगले दिन जब सुबह होती है तब एथलीट यहाँ पे देखता है कि नासितानिया पहले ही उठ चुकी है। नासितानिया बताती है कि मैं उगता हुआ सूरज देखना चाहती थी और इसके अलावा वो ये बात भी बताती है कि हमें कैसे भी करके डीमन गॉड को हराना होगा, नहीं तो इतनी खूबसूरत चीज हम कभी देख नहीं पाएंगे। फिर सफर के दौरान नासितानिया एथलीट को यहाँ पे बताती है गोल्ड लीफ के बारे में और बोलने लगती है कि गोल्ड लीफ पियाना किंगडम का ब्लैक हॉर्न नाइट है जो कि 6 महीने पहले ब्रेव किलर को निकला था ढूंढने के लिए, लेकिन अभी तक से उसकी कोई खबर नहीं है और मैं नहीं चाहती कि वो बिना मुझसे मिले मर जाए, क्योंकि इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था उसके अंदर वो फाइनलिस्ट था और मुझसे मुकाबला करने के दौरान मैंने ये चीज देखी थी कि वो जानबूझ करके मुझसे हार गया था। यही कारण है कि मैं उससे फिर से लड़ना चाहती हूँ ताकि हम दोनों के बीच में एक फेयर फाइट हो सके। लेकिन इसके अलावा नासितानिया को गोल्ड लीफ की परवाह भी है क्योंकि गोल्ड लीफ केवल 16 साल का है और यहाँ पे हमें ये बात भी पता चलती है कि ये दोनों अभी 18 साल के हुए हैं। और इसके अलावा हमें रियो अरोरा के बारे में भी पता चलता है जो कि सेंट ऑफ द सन है और यहाँ पे रियो अरोरा के बारे में एथलीट को भी पता था।
एथलेट बताता है कि मैंने सुना है कि एक युद्ध में उसने अपने सारे दुश्मनों को सन रे से खत्म कर दिया था, लेकिन पता नहीं वो आजकल कहाँ पे है, क्योंकि उसके बारे में अभी तक से कोई खबर नहीं आई है। इसके अलावा वो ब्रेव ऑफ द सिक्स फ्लावर बन नहीं सकता था क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। और बातों बातों में ही ये दोनों पहुंच जाते हैं ग्वेनबेयर देश। अब इसको पार करते ही ये दोनों पहुंच जाएंगे एक ऐसे देश में जहाँ पे डीमंस का राज है, लेकिन इस देश को पार करने में इन्हें अभी 10 दिन लगेंगे। और इसके अलावा इन दोनों का ध्यान इस बात पे भी जाता है कि ग्वेनबेयर में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अपने ही घरों को छोड़ करके भाग रहे हैं क्योंकि उन सबको डीमंस का डर है। और यहाँ पे एथलेट नासिताना को बोलता है कि चौकन्ना रहना, क्योंकि इससे पहले हम बाकी के 4 ब्रेव से मिले हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें लगातार जिंदा रहने की कोशिश करनी है, क्योंकि हमसे पहले जो 6 ब्रेव बने थे उनमें से एक ब्रेव को मारने की कोशिश की गई थी। अब ये सुनते ही नासिताना डर जाती है। तो यहाँ पे एथलेट बोलता है कि थोड़ा सा मुस्कुराओ और डरो मत ज्यादा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे नासिताना के हाथ अभी तक से कांप रहे थे, इसलिए यहाँ पे उसका मूड ठीक करने के लिए एथलेट फनी फेसेस बना रहा होता है और यहाँ पे नासिताना का मूड अच्छा हो जाता है। लेकिन तभी एक फैमिली उनके सामने आ जाती है और यहाँ पे उनको बताने लगती है कि फीड्स ने हम पे हमला कर दिया है, इसलिए हमारी जान बचाओ। और यहाँ पे ये दोनों चले तो जाते हैं फीड से लड़ने के लिए, लेकिन रास्ते में एथलेट बोलता है कि ध्यान रहे ये एक ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आने के बाद ये दोनों देखते हैं कि फीड्स ने कई लोगों पे हमला कर दिया है। तो यहाँ पे एथलेट तुरंत ही चले जाता है फीड से लड़ने के लिए और 3 फीड को वहीं पे जला देता है। और फिर इसके बाद वो वहाँ पे फ्लूट बजाता है, जिसके बाद फीड्स का ध्यान उसके ऊपर आ जाता है और यहाँ पे फिर वो एक एक करके सभी फीड्स को हरा देता है। लेकिन पीछे से हम देखते हैं कि नासिताना उसको कवर दे रही थी और तभी फीड का ध्यान यहाँ पे नासिताना के ऊपर भी आ जाता है और वो चले जाता है नासिताना के ऊपर हमला करने के लिए। लेकिन यहाँ पे एथलेट तुरंत ही अपनी तलवार उसके सिर में दे मारता है, जिसके बाद वो फीड का गला काट करके नासिताना की जान बचा लेता है। अब यहाँ पे इन दोनों ने पूरे गाँव वालों को बचा लिया था। लेकिन एथलेट को ये बात पता चलती है कि यहाँ पे एक टूरिस्ट गर्ल गायब है, इसलिए वो चले जाता है लड़की को बचाने के लिए। लेकिन यहाँ पे नासिताना उसको रोकती है और बोलने लगती है कि हमारा मेन गोल है डीमन गॉड को रोकना और हमें फिलहाल के लिए वहीं जाना होगा जहाँ पे डीमन गॉड को रोका जा सकता है और हम दोनों मिल करके भी सबको नहीं बचा सकते। एथलेट बोलता है कि हाँ मैं ये बात जानता हूँ कि हम दोनों मिल करके सबको नहीं बचा सकते, लेकिन क्योंकि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर किसी की जान बचाऊं। और इतना बोलने के बाद वो चला जाता है लड़की की जान बचाने के लिए। अब यहाँ पे नासिताना भी उसका पीछा करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पे कई सारे फीड्स आ जाते हैं और यहाँ पे एथलेट जब गाँव में आता है तो देखता है कि गाँव पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। लेकिन वहाँ पे कई सारे फीड्स हैं जो कि मारे जा चुके हैं और उन सभी फीड्स के सिर में गोली है और उस गोली को देखने के बाद वो समझ जाता है कि जिसने भी इन फीड्स को मारा है वो आस पास ही है। और तभी उसके सामने एक लड़की आती है जिसके एक हाथ में गन है और दूसरे हाथ में एक पपी है और ये लड़की गांव में इसलिए रुकी हुई थी ताकि वो इस पपी को इसकी माँ से मिला सके। और फिर यहाँ पे एथलेट उस लड़की के पास चला जाता है और बोलता है कि मुझ पे गोली मत चलाना, मैं एक अच्छा इंसान हूँ और मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए। और यहाँ पे एथलेट को ये भी समझ में आ रहा था कि हो सकता है ये लड़की 6 ब्रेव में से एक हो, लेकिन ये लड़की गोली चला देती है और फिर बाद में ये लड़की एक और गोली क्रिएट करती है और बोलती है कि क्या तुम यहाँ पे आए हो मेरी जान लेने के लिए। और इधर पे नासिताना ने हर एक फीड की जान ले ली थी, लेकिन इसी दौरान वो देखती है कि उसका खुद का घोड़ा भी मारा जा चुका है और तभी वहाँ पे एक और घोड़सवार आता है। नासिताना को ऐसा लगता है कि शायद ये एथलेट है, लेकिन ये तो गोल्डीव होता है और यहाँ पे गोल्डीव बताता है कि मुझे भी ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए चुन लिया गया है और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसलिए भी आया हूँ ताकि मैं आपकी रक्षा कर सकूं। लेकिन यहाँ पे नासिताना बोलती है कि हम दोनों को ही 6 ब्रेव के लिए चुना गया है, इसका मतलब ये है कि हम दोनों को एक दूसरे की रक्षा करनी होगी। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ब्रेव किलर का क्या हुआ। तो यहाँ पे गोल्डी बताता है कि मैं ब्रेव किलर को मार तो नहीं पाया, लेकिन मुझे पता चला है कि ब्रेव किलर एक लड़की है जिसके पास एक गन है। इसके अलावा उसके बाल सफेद हैं और उसका नाम है फ्लेमी। और यहाँ पे फ्लेमी एथलेट को बोलती है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम कौन हो, क्योंकि तुमने टूर्नामेंट के अंदर बड़े ही कायरता से बाकी सबको हराया था। तो यहाँ पे एथलेट बताता है कि देखो मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ और जो भी तरीका मुझे ठीक लगेगा अपने ओपोनेंट को हराने का मैं वो तरीका अपनाता हूँ। फिर यहाँ पे फ्लेमी बताती है कि मुझे भी ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए चुन लिया गया है और ऊपर से मेरे पास पावर है सेंट ऑफ द गन पाउडर। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी एथलेट को ये बात बताती है कि मैं अकेले ही डीमन गॉड को हराना चाहती हूँ और मैं नहीं चाहती कि कोई भी ब्रेव मेरा पीछा करे। और इतना बोलने के बाद वो उधर से भागने लगती है। अब इधर पे एथलेट भी पीछा कर रहा होता है फ्लेमी का, लेकिन यहाँ पे फ्लेमी कई सारे ट्रैप बिछा देती है ताकि जंगल में अगर एथलेट उसका पीछा कर रहा हो तो एथलेट उसको पकड़ ना पाए। यहाँ पे एथलेट थोड़ी देर के लिए फ्लेमी से दूर भी हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही चढ़ता है पेड़ के ऊपर और अपनी दूरबीन से देखता है कि फ्लेमी कहाँ पे है और वो फ्लेमी के बहुत ही नजदीक पहुंचता जा रहा था। यहाँ पे फ्लेमी भी हैरान थी कि एथलेट उसके नजदीक कैसे आ रहा है और यहाँ पे एथलेट के कई कोशिशों के बाद वो फ्लेमी को ढूंढ ही
लेता है। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी उसको वार्निंग देती है और बोलती है कि मेरा पीछा करना छोड़ दो, नहीं तो मैं गोली चला दूंगी और मुझे मजबूरन तुम्हारी जान लेनी होगी। और ये सुनने के बाद एटलेट को बहुत गुस्सा आता है। वो बोलता है कि बचपना छोड़ो, तुम्हें पता है ना कि बिना ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के तुम अकेले डीमन गॉड का सामना नहीं कर पाओगी। तुम्हें हम सबकी साथ की जरूरत है और ऐसा क्या कारण है कि तुम बाकी लोगों से नहीं मिलना चाहती। फ्लेमी चाह करके भी सारे ब्रेव से नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो सारे ब्रेव मिल करके फ्लेमी की जान लेने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे तुम्हें भी अगर मेरे बारे में पता चला तो तुम भी मेरी जान लेने की कोशिश करोगे, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ नहीं आ सकती। और इतना बोलने के बाद वो उधर से जाने लगती है। लेकिन यहाँ पे एटलेट उसका पीछा नहीं छोड़ता, बल्कि वो एक स्मोक बम उसकी तरफ फेंक देता है और उसके बाद जल्दी से उसके पास जाता है और उसका जो बैग होता है जिसके अंदर सारे बुलेट्स थे वो उससे छीन लेता है। और फिर यहाँ पे एटलेट बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ आ रही हो, तुम चाहो तो मुझे मारने की कोशिश कर सकती हो, लेकिन याद रहे कि तुम्हारे गन में केवल एक ही बुलेट है और अगर मैं बच गया तो तुम्हें मेरे साथ आना ही पड़ेगा। इसलिए काम करो, तुम मेरे साथ चलो और मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी जान बचाऊंगा। अगर सारे ब्रेव तुम्हारे खिलाफ भी हो गए तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और इतना बोलने के बाद वो आगे चलने लगता है। यहाँ पे फ्लेमी सोच तो रही होती है कि उसे गोली चला देनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे फ्लेमी के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचा था, इसलिए वो सोचती है कि उसे अब एटलेट के साथ ही जाना होगा। लेकिन यहाँ पे एटलेट की भी फट रही थी, क्योंकि उसको डर था कि कहीं अगर फ्लेमी ने गोली उस पर चला दी तो उसकी जान तो चली जाएगी। और इसलिए यहाँ पे एटलेट के हाथ में जो शीशा था वो उसकी मदद से लगातार फ्लेमी के ऊपर नजर रख रहा था। और इधर पे नासितानिया जिस गांव से होकर के गुजर रही थी वहाँ पे कई सारे फीड्स ने उसके ऊपर हमला कर दिया, लेकिन यहाँ पे गोल्डिव अकेले ही उन सबको खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पे एटलेट का घोड़ा आ जाता है। जब गोल्डिव उस घोड़े को रोकता है तो वो देखता है कि उसमें एक संदेश है और इस संदेश में एटलेट लिखता है कि मेरे को एक और ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर मिल गया है, मैं बस उसके साथ जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी मेरा पीछा करते हुए उधर पे आ जाओ। इसके बाद ये दोनों ही वहाँ पे जाने लगते हैं जहाँ पे एटलेट ने इन दोनों को बुलाया है। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पे नासितानिया तो बहुत खुश थी एटलेट से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ पे गोल्डिव एटलेट को पसंद नहीं करता और यहाँ पे एटलेट भी डीमंस की लैंड की तरफ बढ़ रहा था। फिर रास्ते में पूछने लगता है फ्लेमी से कि मुझे अपने गन के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि इससे पहले मैंने ये कभी नहीं सुना या फिर मैंने कभी देखा नहीं कि एक इंसान गन की मदद से फीड्स की जान ले रहा हो। लेकिन तुमने तो गांव में फीड्स की लाशें बिछा दी थी और इसके अलावा मैंने सेंट ऑफ द गन पाउडर के बारे में भी कभी नहीं सुना। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी उसके किसी भी सवालों का जवाब नहीं देती और फिर बाद में एटलेट को बोलती है कि अगर तुम्हें नासितानिया की इतनी फिक्र है तो तुम उसके पास क्यों नहीं चले जाते। लेकिन यहाँ पे एटलेट बताने लगता है कि मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मुझे यहाँ पे तुम्हारी ज्यादा फिक्र है। और यहाँ पे फ्लेमी का ऐसा मानना है कि नासितानिया को ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए नहीं चुनना चाहिए था, क्योंकि उसका ऐसा मानना है कि नासितानिया बहुत ही बेवकूफ लड़की है जो कि अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाती। और रास्ते में फ्लेमी एटलेट को ये बात भी बताती है कि अगर हम दोनों आपस में लड़ते हैं और तुमने मुझे मार दिया तो मैं बस इतना चाहूंगी कि तुम मुझे पूरी तरीके से मत मारना, क्योंकि मैं बिना डीमन गॉड को मारे इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहती। और डीमन गॉड की धरती उनके ठीक सामने थी और इस डीमन गॉड की धरती में जहर इतना ज्यादा था कि वहाँ पे कोई भी एक आम इंसान टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के पास गॉड ऑफ फेथ का आशीर्वाद है और यही कारण है कि उन्हें कैसे भी करके डीमन गॉड को निकलने से रोकना होगा। और अब जिस गांव में ये लोग जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी बहुत है। तब यहाँ पे फ्लेमी बोलती है कि अगर वहाँ पे मुझे कोई भी ब्रेव दिखा तो मैं वहाँ से भाग जाऊंगी। तब इसके जवाब में एटलेट उसका बैग उसे लौटा देता है और बोलता है कि ये बैग मैं तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम अपनी रक्षा कर सको। लेकिन दरवाजे पे ही उन्हें पता चलता है कि उनसे पहले 2 और ब्रेव यहाँ पे आए थे, लेकिन वो लोग 2 दिन पहले ही यहाँ से जा चुके हैं। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि ग्वेनबेयर किंगडम के जितने भी सिपाही हैं वो अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन ज्यादातर सिपाही फेंट से लड़ते हुए मारे जा चुके हैं। और ग्वेनबेयर के राजा ने यहाँ पे एक ऐसी चीज छुपा करके रखी है जो कि यहाँ के हर एक सिपाही को अपनी जान दे करके भी बचानी होगी। और वो खास चीज है एक सील, यानी कि एक ऐसा सील जो कि सभी फेंट्स को जंगल के अंदर ही सील कर सकता है, क्योंकि फेंट्स पानी को पार नहीं कर सकते। और ये जो रेड जोन तुम्हें दिखाई दे रहा है इसके अंदर हम सभी फेंट्स को कैद करके रख लेंगे, जिसके बाद वो लड़ने के काबिल नहीं होंगे। और इसी रेड जोन के अंदर एक टेम्पल है जहाँ से हम इस सील को एक्टिवेट कर सकते हैं। और उस टेम्पल के अंदर ऑलरेडी एक ब्रेव माउंटेन सन पहुंच चुका है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो सबका वेट कर रही है कि बाकी ब्रेव भी वहां तक पहुंच जाएं। लेकिन अगर बाकी ब्रेव वहां तक नहीं पहुंच पाते और अगर वो रास्ते में ही मार दिए जाते हैं तब जाके मोरा अकेले ही उस सील को एक्टिवेट कर देगी। और इसके बाद एटलेट को ये दिखाया जाता है कि टेम्पल के अंदर जिस तरीके का स्ट्रक्चर है उसका यहाँ पे एक डुप्लीकेट बनाया गया है, तुम चाहो तो आजमा सकते हो और ये देख सकते हो कि टेम्पल के अंदर का स्ट्रक्चर कैसे काम करता है। और बैरियर को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें स्वॉर्ड को इस चीज के अंदर डालना होगा, जिसके बाद तुम्हें बस इतना बोलना होगा राइज एंड फॉक, और फिर उसके बाद बैरियर एक्टिवेट हो जाएगा।
फिर यहाँ पे सारी बातें जान लेने के बाद ये दोनों रैंडी ज़ोएस की तरफ बढ़ रहे थे और रास्ते में एटलेट लगातार फ्लेम्स को बता रहा होता है कि तुम्हें बाकी ब्रेव का साथ देना चाहिए ताकि हम सब लोग मिल करके डीमन गॉड को खत्म कर दे। लेकिन ये बातें फ्लेम्स को गुस्सा दिला रही थी। लेकिन तभी यहाँ पे फ्लेम्स के ऊपर हमला हो जाता है जो कि नासितानिया के द्वारा किया जाता है और यहाँ पे गोल्डीफ भी नासितानिया का साथ दे रहा था और वो लगातार फ्लेम्स को मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी एटलेट बीच में आ जाता है। वो यहाँ पे दोनों को ही समझा रहा होता है कि हमें आपस में लड़ना बंद करना होगा, लेकिन यहाँ पे दोनों उसकी बात नहीं सुनती और लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला कर रही थी। और तभी यहाँ पे एटलेट तुरंत ही फ्लेमी का हाथ पकड़ता है और फिर सबको दिखाता है कि देखो फ्लेमी के हाथ पे भी ब्रेव वाला निशान है, इसका मतलब ये है कि ये भी हम में से एक है। लेकिन तभी नासितानिया बोलती है कि जिसको तुम अपना समझ रहे हो, क्या तुम्हें पता है कि वही ब्रेव किलर है? इसका मतलब ये है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कि ब्रेव बन सकते थे उन सबको फ्लेम्स नहीं मारा था। और यहाँ पे फ्लेम्स बोलती है कि हाँ ये बात सच है और ऊपर से मैं तो नासितानिया और गोल्डीफ को भी मारना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा कर नहीं पाई। और इसके अलावा फ्लेम्स ने उन सभी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स की जान ले ली थी जो कि ब्रेव बन सकते थे ताकि गॉड ऑफ फेथ के पास कोई ऑप्शन ना बचे और उन्हें कमजोर लोगों को ही चुनना पड़े ताकि डीमन गॉड बहुत ही आराम से बाहर आ सके। तभी यहाँ पे एटलेट एक सवाल पूछता है। वो पूछने लगता है कि तुम्हें सेंट ऑफ सन के बारे में कुछ पता है? लेकिन यहाँ पे फ्लेम बताती है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और तभी यहाँ पे नासितानिया फिर से हमला कर देती है फ्लेमी के ऊपर, लेकिन एटलेट फिर से बीच में आ जाता है और वो बोलने लगता है कि भला गॉड ऑफ फेथ किसी ऐसे इंसान को क्यों चुनेंगी जो कि डीमन गॉड की मदद करना चाहती हो। और ऊपर से मेरे को ऐसा लगता है कि फ्लेमी ने उन सभी लोगों को इसलिए मारा होगा क्योंकि उसका कोई तो कारण था। और मुझे यहाँ पे ये भी लगता है कि फ्लेमी खुद डीमन गॉड से बदला लेना चाहती है। ये सुनने के बाद फ्लेमी बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा। लेकिन यहाँ पे एटलेट के अलावा कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करता और इसके अलावा एटलेट यहाँ पे फ्लेमी के लिए लड़ने के लिए भी तैयार था इन दोनों से। तब यहाँ पे नासितानिया गोल्डीफ को बोलती है कि ठीक है हम लोग इसको नहीं मारेंगे क्योंकि मुझे एटलेट के ऊपर भरोसा है। लेकिन यहाँ पे गोल्डीफ को थोड़ा बुरा लगता है जब नासितानिया एटलेट के ऊपर भरोसा कर रही थी, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाता। फिर इसके बाद ये लोग तय करते हैं कि लोग सेंट ऑफ माउंटेन के पास जाएंगे। इसके बाद एटलेट चला जाता है फ्लेमी के पास और बोलता है कि तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हारी जान बचाई। लेकिन फ्लेमी उसको कुछ नहीं बोलती और आगे चली जाती है। और यहाँ पे नासितानिया एटलेट को चिढ़ाती है फ्लेमी के नाम से क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि दोनों बहुत ही करीब आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एटलेट जब आगे बढ़ रहा होता है तभी गोल्डी उसके सामने आ जाता है और वो पूछने लगता है कि तुमने नासितानिया का दिल कैसे जीता। तो यहाँ पे एटलेट बताता है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, बस हमें अपना काम करना है और फिर हम अपने रास्ते चले जाएंगे। फिर आगे जाने के बाद इन्हें दिखाई देता है कि कई सारे फेंट्स हवा में उड़ रहे हैं और ये सारे फेंट्स मिल करके टेम्पल के ऊपर हमला कर रहे हैं। तो ये लोग तुरंत ही टेम्पल की तरफ भागते हैं, लेकिन इनका रास्ता कई सारे फेंट्स के द्वारा रोक दिया जाता है। फिर यहाँ पे गोल्डी अकेला चला जाता है उनका सामना करने के लिए और फिर यहाँ पे नासितानिया उसको कवर दे रही थी। लेकिन इसके अलावा फ्लेम्स भी यहाँ पे मदद करती है उन दोनों का। और इतनी देर में एटलेट चला जाता है टेम्पल के पास और यहाँ पे टेम्पल के पास आते ही वो देखता है कि टेम्पल के चारों तरफ कई सारे गोल्डन पिलर थे जो कि फेंट्स को रोकते हैं टेम्पल के अंदर आने से। लेकिन तभी यहाँ पे एटलेट का ध्यान जाता है एक लड़की पे जो कि वहाँ पे बेहोश पड़ी थी। वो उसको होश में लाता है तब वो लड़की बोलती है कि मेरी फिक्र मत करो, बल्कि तुम्हें टेम्पल के अंदर तुरंत ही जाना होगा। वो टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश तो करता है लेकिन टेम्पल का गेट बंद था और उसके पास चाबी नहीं थी, इसलिए वो गेट को ही बम से उड़ा देता है। और जैसे ही गेट खुलता है टेम्पल के अंदर 2 सिपाही आते हैं और हमला कर देते हैं एटलेट के ऊपर। लेकिन यहाँ पे एटलेट उन दोनों को हरा देता है। लेकिन इन सिपाहियों को देखने के बाद एटलेट को कुछ अजीब लगता है। वो वापस से लड़की के पास जाता है तो उसे दिखाई ये देता है कि लड़की एक्चुअली में एक इच्छाधारी फेंट है जो कि वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। और यहाँ पे एटलेट उसका पीछा तो करता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तो वो बाद में टेम्पल के अंदर चला आता है और टेम्पल के अंदर आने के बाद वो देखता है कि किसी ने बैरियर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया है। और फिर यहाँ पे उसके बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं। अब इन सबको ऐसा ही लगता है कि बैरियर को एक्टिवेट करने वाला एटलेट है। लेकिन यहाँ पे एटलेट बताता है कि जिसने भी बैरियर को एक्टिवेट किया है उसने बैरियर को पहले ही एक्टिवेट कर दिया और यहाँ से भाग गया है। लेकिन इन्हें कैसे भी करके इस रेड जोन से बाहर निकलना होगा, इसलिए यहाँ पे गोल्डीफ स्वॉर्ड को हटा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी कोहरा कम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि अभी भी बैरियर हटा नहीं है। तब यहाँ पे एटलेट बताता है कि कई सारे सेंट्स ने अपना खून दिया था बैरियर को तोड़ने के लिए, तो मैं भी वही कोशिश करता हूँ, हो सकता है बैरियर हट जाए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर यहाँ पे नासितानिया घबरा जाती है और घबराहट के मारे वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, जिसके बाद वो हर एक पत्थर को तोड़ रही थी जिसकी मदद से बैरियर बनाया गया था। लेकिन तभी फ्लेम्स उसका हाथ रोक लेती है और बोलती है कि तुम्हारे ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची आ जाती है और ये बच्ची बताती है कि मेरा नाम है रोजो और मैं भी ब्रेव में से एक ही हूँ।
फिर उसको देखने के बाद एटलेट बोलता है कि मैं भी ब्रेव का एक मेंबर हूँ और मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ। लेकिन तभी यहाँ पे रोजो का ध्यान चला जाता है फ्लेम्स के ऊपर और वो तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है और बोलती है कि ये एक ब्रेव किलर है, हमें इसकी जान लेनी होगी। लेकिन यहाँ पे नासितानिया और एटलेट उसको ऐसा करने से मना कर देते हैं और तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जो कि सेंट ऑफ द माउंटेन मोरा है और वो यहाँ पे आने के बाद रोजो को शांत कर देती है और बोलती है कि हमें एक बहुत बड़ी पहेली सुलझानी होगी। और इतना बोलने के बाद वो हंस नाम के एक आदमी को अंदर बुलाती है और बोलने लगती है कि ये भी ब्रेव ऑफ 6 का एक मेंबर है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे टोटल 7 ब्रेव हो चुके हैं जबकि 6 ब्रेव होने चाहिए थे, यानी कि इनमें से कोई तो एक ऐसा है जो कि इन सबको धोखा देना चाहता है। लेकिन इस बात का पता चलेगा कैसे कि इनमें से कौन है जो कि डीमन गॉड के साथ मिला हुआ है, क्योंकि हर किसी के पास ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के निशान है। फिर इसके थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे एटलेट और हैंस चले जाते हैं बैरियर को तोड़ने के लिए और लगातार कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ये बैरियर एक भूल भुलैया है। इसका मतलब ये है कि लोग जहाँ से स्टार्ट करते हैं आखिरी में वहीं पे आ जाते हैं, लेकिन ये दोनों मिल करके भी बैरियर को तोड़ नहीं पाते, इसलिए वापस से टेम्पल के अंदर आ जाते हैं। और यहाँ पे हर किसी को शक था फ्लेमी के ऊपर, इसलिए उसको बंदी बना लिया जाता है। और यहाँ पे मोरा को 2 तरीके पता चलते हैं इस बैरियर को बंद करने के। पहला तरीका तो ये था कि जिसने भी बैरियर को स्टार्ट किया है अगर वो मर जाए तो ये बैरियर भी उसी के साथ खत्म हो जाएगा। और ये सुनने के बाद रोजो तुरंत ही चली जाती है फ्लेमी की जान लेने के लिए। उसको ऐसा लगता है कि फ्लेमी के मरते ही ये बैरियर खत्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे एटलेट उसको ऐसा करने से रोक देता है। फिर मोरा बोलती है कि मेरे पास एक और रास्ता है, क्यों ना हम अपने बारे में सबको बताएं, और ऐसा करने से हो ही सकता है कि हम लोग गद्दार को पकड़ लें। और यहाँ पे इसकी शुरुआत एटलेट करता है और हमें ये पता चलता है कि एटलेट के माँ बाप बचपन में ही मारे गए थे। और ऊपर से हमें ये बात भी पता चलती है कि एटलेट लगातार अपने आप को जो बोलता रहता है कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ, ये बाकी सबको इरिटेट करता है। और यहाँ पे जब नासितानिया अपने बारे में सबको बता रही होती है तब यहाँ पे एटलेट को ये बात पता चल जाती है कि जो मेड उससे जेल में मिलने के लिए आई थी वो कोई और नहीं बल्कि नासितानिया थी, लेकिन वो इसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। और यहाँ पे जब गोल्डी अपने बारे में सबको बता रहा होता है तब उसकी बातों से समझ में आ जाता है कि वो एटलेट को पसंद नहीं करता। फिर आती है मोरा जो कि बताती है कि मैं सारे टेम्पल को कंट्रोल करती हूँ और इसके अलावा मैं ये भी देखती हूँ कि कोई आदमी टेम्पल की पावर का गलत फायदा ना उठाए। और इसके अलावा मोरा को ये बात भी पता थी कि कितने सेंट्स हैं और उनकी पावर क्या है, लेकिन यहाँ पे मोरा को सेंट ऑफ द गन पाउडर की पावर के बारे में कुछ नहीं पता था। फिर अगली बारी आती है रोजो की, और जब यहाँ पे रोजो अपने बारे में बता रही होती है तो हमें ये बात पता चलती है कि रोजो का मुकाबला पहले भी फ्लेमी से हो चुका है, जहाँ पे फ्लेमी बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचा करके भागी थी। और फिर अगली बारी आती है हैंस की, जो कि बताता है कि मैं एक असैसिन हूँ जो कि पैसे लेकर के दूसरों का खून करता हूँ। और इससे तो हमें ये बात पता चली जाती है कि ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर के लिए किसी को भी चुना जा सकता है जो कैसे भी करके बस डीमन गॉड को खत्म करे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम करते हैं। और आखिरी में बारी आती है फ्लेमी की। जब फ्लेमी जा रही होती है अपने बारे में बताने के लिए तो मोरा को बोलती है कि मेरा आई पैच हटाओ। आई पैच हटाने के बाद सबको ये पता चलता है कि यहाँ पे फ्लेमी के सिर पे एक सींग है और उसकी एक आंख लाल है, जिसके बाद सबको ये पता चल जाता है कि फ्लेमी आधी फेंट्स हैं और आधी इंसान है। फिर हमें पता ये चलता है कि जब फेंट्स ने एक विलेज के ऊपर हमला कर दिया था तब वहाँ पे उन लोगों ने एक आदमी को बंदी बना लिया था, क्योंकि डीमन किंग ये चाहते थे कि उनका एक आदमी ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर में शामिल हो जाए ताकि वो बाकी सभी ब्रेव को मार दे और डीमन गॉड को आजाद करवाए। इसलिए सभी फेंट्स ने जिस आदमी को पकड़ लिया था उस आदमी को छोड़ दिया गया एक फीमेल फेंट के साथ घपाघप करने के लिए, जिसके बाद फ्लेमी पैदा हुई। लेकिन उसके पैदा होती उसकी माँ ने उसके बाप की जान ले ली और फिर फ्लेमी का पूरा परवरिश फेंट्स के बीच में ही हुआ था। लेकिन कुछ समय बाद उनको वापस से डीमन लैंड के अंदर जाना पड़ा और वहाँ पे आने के बाद फ्लेमी से जबरदस्ती गन पाउडर गॉड की मूर्ति बनवाई गई और टेम्पल बनवाया गया, और वहीं से गन पाउडर गॉड की जो पावर थी फ्लेमी को मिली थी। और इससे पहले भी फ्लेमी ने मदद की है डीमन गॉड की बाहर आने में। हमें ये बात भी पता चलती है कि फ्लेमी भली आधी इंसान हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने आप को पूरी तरीके से फेंट समझती है और ऊपर से वो डीमन गॉड की पूजा भी करती है। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फ्लेमी डीमन गॉड की जान लेना चाहती है। अब यहाँ पे फ्लेमी अगर इसका कारण बता भी देती है तब भी कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं करेगा। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एटलेट सबको बताता है कि देखो फ्लेमी वो ट्रेटर नहीं हो सकती, क्योंकि इस बैरियर को वही एक्टिवेट कर सकता है जो कि पूरी तरीके से इंसान हो, और हमें पता है कि फ्लेमी इंसान नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि फ्लेमी ने इस बैरियर को एक्टिवेट नहीं किया है। लेकिन तभी यहाँ पे हैंस एटलेट को ये बात बताता है कि टेम्पल के बाहर कई सारे पिलर हैं। इसका मतलब ये है कि उस सारे पिलर फेंट्स को अंदर आने से रोकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फ्लेम्स अंदर आ चुकी है। और इससे ये बात साबित होता है कि यहाँ पे कौन झूठ बोल रहा है कौन सच, इसका पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन तभी यहाँ पे हैंस सबको ये बात भी बताता है कि मेरे को नहीं लगता कि फ्लेमी वो ट्रेटर है, क्योंकि अगर सही में फ्लेमी ट्रेटर होती तो उसने पहले एटलेट को मार दिया होता जब वो दोनों अकेले थे, और अगर ऐसा होता तो 7th ब्रेव के होने का चांस ही नहीं होता। और फिर यहाँ पे सब लोग एटलेट से पूछते हैं कि ये बैरियर एक्टिवेट कैसे हुआ था, तो यहाँ पे एटलेट सबको सच्चाई बता देता है।
तब ये सुनने के बाद यहाँ पे हैंस को एथलीट के ऊपर शक हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे एथलीट ने सबके सामने ये बोला था कि जैसे ही मैंने गेट को तोड़ा ये बैरियर तुरंत ही एक्टिवेट हो गया था। और ऊपर से इस टेम्पल के अंदर आने के लिए इस गेट के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और जब से ये टेम्पल का गेट खुला है तब से ये बंद नहीं हो रहा। इसका मतलब तो यही है कि एथलीट सबसे पहले इस टेम्पल के अंदर आया था। और तभी यहाँ पे हैंस अचानक से ये बोलता है सबको कि जो सिपाही इस टेम्पल की रक्षा करते हैं अंदर से, उन्होंने हमला किया था एथलीट के ऊपर। इसका मतलब तो यही है कि एथलीट गद्दार है, क्योंकि अगर एथलीट से पहले कोई और टेम्पल के अंदर आया था और उसने बैरियर को एक्टिवेट किया था तो सिपाहियों ने उसके ऊपर हमला क्यों नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट एथलीट के ऊपर क्यों हमला किया। और ये सुनने के बाद अब यहाँ पे हर कोई एथलीट के ऊपर शक कर रहा था। यहाँ पे एथलीट सबको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई भी उसकी बात पे बिलीव नहीं कर रहा था। और यहाँ पे नासितानिया भी लगातार एथलीट का साथ दे रही थी, लेकिन यहाँ पे फ्लेम्स को इन चीजों की परवाह नहीं थी। और ऊपर से गोल्ड लीफ को मौका मिल जाता है कि वो एथलीट के ऊपर हमला कर सके, और वो हमला कर भी देता है। और यहाँ पे एथलीट समझ जाता है कि हर कोई उसके खिलाफ है, इसलिए तुरंत ही फ्लेमी को अपने गोद में उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। लेकिन भागने के दौरान हांस उसके ऊपर हमला कर देता है, और यहाँ पे सब लोग चाह करके भी एथलीट का पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि एथलीट ने रास्ते में कई सारे कांटे बिछा दिए थे। यहाँ पे एथलीट फ्लेमी को लेकर के काफी दूर चला आया था, लेकिन खंजर लगने की वजह से उसका काफी खून बह चुका था, और यही कारण था कि वो थक गया था। वो खंजर निकालने की तो कोशिश करता है, लेकिन वहीं पे बेहोश हो जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि मोरा और हांस मिल करके एथलीट और फ्लेमी को ढूंढ रहे थे। उन्हें ये बात तो पता थी कि एथलीट मरा नहीं है, क्योंकि अगर वो मर जाता तो उनका जो सिंबल है यानी कि ब्रेव ऑफ 6 फ्लावर का जो मार्क है उसके अंदर से एक फ्लावर कम हो जाता। अब इसके बाद जब एथलीट को होश आता है तो उसको ये पता चलता है कि फ्लेमी ने अपने कपड़ों के द्वारा उसकी मरम पट्टी की है, तो उसको ये लगने लगता है कि फ्लेमी उस पर विश्वास करती है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यहाँ पे फ्लेमी को भी यही लगता है कि एथलीट ही गद्दार है। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए एथलीट को गद्दार ना माना जाए तो हमें ये बात पता है कि जिस समय बैरियर स्टार्ट हुआ था उस समय नासितानिया, फ्लेमी और गोल्डी फेंट से लड़ रहे थे, और इसके अलावा मोरा और हांस उस समय टेम्पल के अंदर आ रहे थे। लेकिन रोजा का क्या, किसी को भी नहीं पता कि रोजा उस समय क्या कर रही थी। अब वैसे तो रोजा सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये काम उसके लिए भी बहुत मुश्किल है, बैरियर को स्टार्ट करना और फिर बाद में टेम्पल से बाहर चले जाना। और फिर यहाँ पे एथलीट एक थ्योरी के साथ आता है। उसको ऐसा लगता है कि शायद कोई और है जो कि मुझे मरवाना चाहता है। यही कारण है कि उसने जानबूझकर के 7th ब्रेव को हमारे सामने भेजा, ताकि हम सब आपस में एक दूसरे के ऊपर शक करने लगे। और जो 8वां बंदा है जिसने की बैरियर को स्टार्ट किया, उसको ये बात पता थी कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर आएगा। इसका मतलब ये है कि वो मुझे मरवाना चाहता है। अब उस 8वें बंदे को ढूंढने के लिए वो यहाँ पे फ्लेमी से मदद मांगता है, लेकिन फ्लेमी मदद करने से मना कर देती है और बोलती है कि तुम्हारी थ्योरी बेकार है। लेकिन यहाँ पे एथलीट हंसता है और बोलता है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। और वो ये भी बताता है कि भले ही तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, और भले ही तुम सब मुझे मारने की कोशिश करो, लेकिन उसके बावजूद भी मैं उस 8वें बंदे को ढूंढ के रहूंगा जो मेरी जान लेना चाहता है, और अगर ये काम मुझे अकेले करना पड़े तो मैं ये काम करूंगा। अब यहाँ पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस एथलीट का देखने के बाद फ्लेमी भी हैरान थी। वो पूछने लगती है कि तुम तो एक इंसान हो और ऊपर से तुम्हारे पास कोई भी स्पेशल पावर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे बन गए। तो इन सभी के पीछे हाथ है एथलीट के मास्टर का, जिनको ये बात अच्छे से पता थी कि अगर एथलीट को ताकतवर बनाना है तो उन्हें सबसे पहले एथलीट को सारे हथियार चलाने सिखाने होंगे, और इसके अलावा एथलीट को साइंस के बारे में भी बताना होगा। और एथलीट के ही मास्टर ने एथलीट को सिखाया था सारे हथियारों को चलाना। इसके अलावा उन्होंने एथलीट को ये भी सिखाया कि तुम किस तरीके से छोटे मोटे ट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हो अपने ओपोनेंट्स को हराने के लिए। और इसके अलावा एथलीट के जो मास्टर है वो फ्लेमी की हिट लिस्ट पे थे, यानी कि फ्लेमी उनका जान लेना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। और इसके अलावा हमें ये बात भी पता चलती है कि एथलीट के मास्टर की ट्रेनिंग बहुत ही ज्यादा हार्ड है, और कोई भी नॉर्मल इंसान आज तक एथलीट के मास्टर की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं कर पाया है। लेकिन अगर अपने मास्टर की ट्रेनिंग एथलीट ने झेला है तो इसका कोई तो कारण होगा। तो फिर हमें पता ये चलता है कि बहुत साल पहले जब एथलीट छोटा था तब उसके गांव में एक फेंड आया था, जिसने की बताया था आज से लैंड पूरी डीमंस की है और यहाँ के रहने वाले इंसान उनके गुलाम हैं। लेकिन यहाँ के इंसानों ने इसका विरोध किया, जिसके बाद फेंड्स ने वहाँ के हर एक इंसान की जान ले ली। इसमें हम देखते हैं कि एथलीट का जो दोस्त है वो मारा जाता है, यहाँ तक कि उसकी बहन एथलीट की जान बचाते हुए मारी जाती है। और उस दिन के बाद से एथलीट ये ठान लेता है कि उसे सारे फ्रेंड्स की जान लेनी है, वो चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन सभी फ्रेंड्स को मार देगा। और तभी वो मिलता है अपने मास्टर एस्ट्रो से। वो यहाँ पे एस्ट्रो को बताता है कि मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है ताकि मैं सारे फ्रेंड्स को मार सकूं। लेकिन यहाँ पे उसके मास्टर उसे ट्रेनिंग देने से पहले मना कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे एथलीट लगातार बोल रहा था कि मुझे ट्रेनिंग दो, और फिर यहाँ पे एस्ट्रो लगातार उसे पीटने लगता है और बोलता है कि तुम्हें हंसना होगा। वो उसे लगातार पीटता है और फिर बोलता है कि तुम्हें हंसना होगा, और आखिरी में एथलीट हंसता है। और फिर उसके मास्टर उसको बताते हैं कि जो भी इंसान दर्द और तकलीफ में हंस सकता है वही इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनने के काबिल होता है।
अब यहाँ पे पूरी स्टोरी जान लेने के बाद फ्लेमी बताती है कि जिस फिend ने तुम्हारे विलेज के ऊपर हमला किया था मैं उसको जानती हूँ। वो उन 3 फिend में से एक है जो कि बाकी सारे फिends के ऊपर राज करता है, और इसके अलावा उसको वो तरीका भी पता है जिससे कि वो आधे इंसान और आधे फिends को जन्म दे सकते हैं। और उसी फिends ने फ्लेमी की माँ को भेजा था इंसानों के पास ताकि फ्लेमी का जन्म हो सके। और हमें ये बात पता चलती है कि फ्लेमी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उसके बदले में उसको अपनी माँ से प्यार भी मिलता था। और इसके अलावा फ्लेमी ने जिन भी इंसानों की जान ली है वो सिर्फ अपने माँ के कहने पे ही ली है। इसका मतलब ये है कि उसकी माँ ने अगर एक बार बोल दिया कि इस इंसान की जान लेनी है तो फ्लेमी उस इंसान की जान ले लेगी। और फ्लेमी की बड़ी दिल से इच्छा थी कि उसे डीमन गॉड से मिलना है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता था क्योंकि फ्लेमी की बॉडी के अंदर आधा इंसानों का खून था। तो यहाँ पे फ्लेमी को सबसे पहले अपने आप को साबित करना होगा, और फिर अपने आप को साबित करने के लिए वो दुनिया की सबसे ताकतवर इंसान यानी कि रोजो के पीछे चली जाती है उसकी जान लेने के लिए। लेकिन वो रोजो को मार नहीं पाती और यहाँ पे फ्लेमी बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा करके डीमन की धरती पे वापस आ पाती है। लेकिन फ्लेमी जिस काम के लिए गई थी वो काम तो पूरा हो नहीं पाया। यही कारण है कि फ्लेमी की खुद की माँ ने सारे रिश्ते तोड़ लिए फ्लेमी से, और यहाँ पे फ्लेमी समझ जाती है कि वो तो बस एक कठपुतली थी। और यही कारण है कि फ्लेमी डीमन गॉड को मारना चाहती है ताकि डीमन गॉड अगर एक बार मर जाएगा तो उसकी माँ एक जिंदा लाश बन जाएगी, और वो अपनी माँ से बदला लेना चाहती है। लेकिन पूरी कहानी बताने के बाद यहाँ पे फ्लेमी बोलती है कि अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही वो 7th ब्रेव हो जो कि हम सबको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुमने एक बार भी मेरी कहानी पे शक नहीं किया। एथलेट यहाँ पे बताता है कि मैंने तुम पे इसलिए शक नहीं किया क्योंकि मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं मानता, और ऊपर से हम दोनों की कहानी एक जैसी है। हम दोनों ने अपने घर को छोड़ा है और हम दोनों को ही बदला लेना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। फिर इसके बाद फ्लेमी बोलती है कि अपना दिमाग थोड़ा कम चलाया करो, लेकिन अभी भी मुझे तुम पे ही शक है कि तुम्हें वो गद्दार हो जो कि हमारे बीच में छुपा है। फिर इसके बाद फ्लेमी यहाँ पे एथलेट को गन पाउडर मटेरियल देती है और बोलती है कि अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी पे भी करोगे तो वो जगह तुरंत ही फट जाएगा बिना किसी आवाज के, लेकिन याद रहे अगर तुम इसका इस्तेमाल किसी के ऊपर करोगे तो मुझे पता चल जाएगा। और इतना बोलने के बाद फ्लेमी उसको अकेला छोड़ करके वापस से टेम्पल के अंदर आ जाती है। यहाँ पे आने के बाद वो सबको बताती है कि एथलेट मेरे साथ ही था, लेकिन वो बाद में मुझे भी धोखा दे करके भाग गया। लेकिन यहाँ पे हैंस को शक था फ्लेमी के ऊपर और वो सबको बोल रहा होता है कि शायद फ्लेमी एथलेट के साथ मिली हुई है। फिर इसके बाद यहाँ पे मोरा बोलती है कि हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड होंगे और फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे एथलेट की तलाश में। लेकिन यहाँ पे किसी को रुकना होगा ताकि अगर एथलेट वापस से टेम्पल के अंदर आए तो उसको पकड़ा जा सके। इसलिए यहाँ पे हांस बोलता है कि मैं रुकूंगा क्योंकि यहाँ पे एथलेट के सारे हथियार है, तो हो सकता है एथलेट वापस से टेम्पल के अंदर जरूर आएगा। फिर इसके बाद अगले दिन जब सब लोग टेम्पल से बाहर चले जाते हैं तब यहाँ पे एथलेट सबके ऊपर नजर रख रहा था। उसको कैसे भी करके टेम्पल के अंदर जाना होगा ताकि वो अपने हथियार ले सके। वो टेम्पल के अंदर जाने की कोशिश तो करता है, लेकिन हांस बीच में आ जाता है और यहाँ पे दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे वो लगातार हांस के ऊपर बम भी फेंकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। और फिर बाद में यहाँ पे हांस अपने खंजरों की मदद से एथलेट के ऊपर भारी पड़ रहा था और यहाँ पे एथलेट को समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। और तभी यहाँ पे हांस एथलेट को नीचे गिरा देता है और वो पूछने लगता है कि तुम किसके लिए काम करते हो। लेकिन यहाँ पे एथलेट कुछ बता नहीं सकता क्योंकि वो तो गद्दार नहीं है। और फिर वो तुरंत ही एक और स्मोक बम का इस्तेमाल करता है और वहाँ से भागने लगता है। और इस स्मोक बम की वजह से यहाँ पे दोनों की आंखों में जलन होने लगती है और यहाँ पे बड़ी मुश्किल से एथलेट कुछ देख पा रहा था और आगे भाग पा रहा था। लेकिन यहाँ पे हांस उसका पीछा करते हुए आ जाता है। यहाँ पे हांस को भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो लगातार एथलेट के ऊपर सटीक निशाना लगा रहा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके लगातार आवाज सुनाई दे रही थी एथलेट की और उसे पता चल रहा था कि एथलेट कहाँ पे है। अब यहाँ पे एथलेट बोलता है कि मैं तुमसे आमने सामने लड़ना चाहता हूँ, यानी कि मैं किसी भी तरीके का ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हें हराने के लिए। और इतना बोलने के बाद वो अपने सारे वेपन्स को नीचे फेंक देता है। हांस को यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये एथलेट की एक चाल है, इसलिए वो लगातार उसके सारे वेपन को बहुत ही आराम से देख रहा था और यहाँ पे एथलेट भी ऐसा चाहता था। और जैसे ही हांस का ध्यान थोड़ी देर के लिए एथलेट से हटता है, तुरंत ही यहाँ पे एथलेट उसके ऊपर निशाना लगा देता है अपने खंजर से, लेकिन वो उसकी जान नहीं लेता। और फिर यहाँ पे एथलेट अपने ऊपर के कपड़े उतारते हुए बोलता है कि देखो मैं वो गद्दार नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं गद्दार होता तो मैं तुम्हें मारने का मौका क्यों छोड़ता, और ऊपर से अब मैं तुम्हारे सामने निहत्था हूँ। इसका मतलब ये है कि अब तो तुम्हें मानना ही होगा कि मैं वो गद्दार नहीं हूँ। हांस बोलता है कि हाँ मैं मान गया, तुम वो गद्दार नहीं हो क्योंकि वो गद्दार मैं हूँ और मैं हूँ 7th ब्रेव। अब यहाँ पे एथलेट को समझ में आता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो तुरंत ही अपने हथियार की तरफ बढ़ता है, लेकिन तब तक हांस उसके पास आ जाता है और उसका गला काट देता है। लेकिन ये सच्चाई नहीं होती क्योंकि यहाँ पे एथलेट जिंदा था। और फिर यहाँ पे हांस बताता है कि ये मेरी एक ट्रिक है जिसमें कि मैं इंसानों को दिखाता हूँ कि वो मर चुके हैं, और मरते वक्त इंसान का जो चेहरा होता है वो कभी झूठ नहीं बोलता। यही कारण है कि मुझे पता चल गया है कि तुम वो गद्दार नहीं हो। लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7th ब्रेव है कौन। अब यहाँ पे फ्लेमी मोरा को उस जगह पे ले आती है जहाँ पे एथलेट और उसने रात गुजारी थी। लेकिन यहाँ पे आने के बाद उन्हें पता चलता है कि एथलेट के पाँव के निशान यहाँ पे नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि एथलेट ने पेड़ का सहारा लिया होगा इधर उधर
जाने के लिए। इसका मतलब ये है कि अब अगर इन्हें एथलीट को ढूंढना है तो इन्हें पूरा जंगल छानना होगा। और यहाँ पे मोरा फ्लेमी से पूछती है कि क्या तुम्हें अंदाजा था कि 7th ब्रेव हो सकता है। यहाँ पे वो शक नहीं कर रही थी, लेकिन वो यहाँ पे फ्लेमी को ये बताने की कोशिश करती है कि अगर तुम एथलीट को देखो तो उसको तुरंत मार देना, क्योंकि यहाँ पे मोरा को ये बात अच्छे से पता थी कि हो सकता है फ्लेमी साथ दे रही हो एथलीट का, क्योंकि जब सब लोग फ्लेमी के खिलाफ थे तब एथलीट ने उसकी मदद की थी। और यहाँ पे नासितानिया और गोल्डी उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे 6th ब्रेव उन्हें मिलने वाला था। और यहाँ पे जो जली हुई आग है उसको देखने के बाद इन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पे हांस साथ में था मोरा के। लेकिन यहाँ पे नासितानिया ये चाहती थी कि हांस वो 7th ब्रेव निकले और यहाँ पे एथलीट के ऊपर कोई भी इल्जाम ना लगे। लेकिन यहाँ पे गोल्डी बोलता है कि तुम्हारे ऐसे बोलने से सच्चाई नहीं बदलेगी, और यहाँ पे नासितानिया उसके ऊपर चिल्ला देती है। लेकिन बाद में उसे एहसास होता है कि उसने गलती कर दी। और फिर यहाँ पे गोल्डी पूछ ही लेता है कि तुम्हें मुझसे ज्यादा भरोसा एथलीट के ऊपर है, ऐसा क्यों? अब यहाँ पे नासितानिया अच्छे से जानती थी कि गोल्डी किस बारे में बात करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे नासितानिया बोलती है कि हमें दुनिया को बचाने के बारे में सोचना चाहिए और अभी के लिए हमारा जो साथी है वो मुसीबत में है, हमें फिलहाल के लिए उसकी मदद करनी है। अब यहाँ पे हांस और एथलीट लगातार ढूंढ रहे होते हैं कि टेम्पल का कोई तो दूसरा दरवाजा होगा जहाँ से टेम्पल के अंदर आया जा सके, लेकिन उन्हें कोई और दरवाजा नहीं मिलता। इसके बाद एथलीट एक स्प्रे छिड़कता है और तभी उसको एहसास होता है कि कोई तो यहाँ पे है, और फिर वो सोचता है यहाँ से जाने की, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई और आ गया तो यहाँ पे सबके बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन उसके यहाँ से जाने से पहले हांस उससे एक सवाल पूछता है कि बैरियर को स्टार्ट कैसे किया जाता है। अब हांस इसके बारे में इसलिए नहीं जानता था क्योंकि वो ग्वेन बेयर के सिपाहियों से मिला ही नहीं था। और फिर यहाँ पे एथलीट को समझ में आ जाता है कि बैरियर के बारे में हांस और रोजो को तो कुछ पता ही नहीं था, और वो बोलता है कि मुझे रोजो से एक सवाल पूछना है। लेकिन यहाँ पे एथलीट को फिर से किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है बाहर ही देखने के लिए कि कौन है। और यहाँ पे हांस भी उसके साथ आ जाता है और टेम्पल के बाहर रोजो इन दोनों का इंतजार कर रही थी। लेकिन यहाँ पे हांस उसको समझाने लगता है कि एथलीट वो 7th ब्रेव नहीं है, और 7th ब्रेव की हकीकत पता लगाने के लिए उन्हें रोजो से एक सवाल पूछना है। लेकिन यहाँ पे रोजो बोलती है कि मैं थक गई हूँ इन चीजों से और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन है 7th ब्रेव, मैं यहाँ पे सबको मारूंगी। लेकिन यहाँ पे रोजो मोरा की जान नहीं लेगी, क्योंकि उसको यकीन है कि मोरा वो 7th ब्रेव हो ही नहीं सकती। और फिर वो तुरंत ही उल्टी कर देती है, और उसकी उल्टी की वजह से ही उसके अंदर से कई सारे मॉन्स्टर्स बाहर निकलते हैं। फिर हमें पता ये चलता है कि रोजो के पेट के अंदर दलदल है और उसके अंदर कई सारे मॉन्स्टर्स हैं। फिर यहाँ पे ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए टेम्पल के अंदर भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जो टेम्पल का जो बैरियर होता है वो यहाँ पे रोजो के मॉन्स्टर्स को रोक नहीं रहा था, क्योंकि वो रोजो के अंदर से आए थे। तो यहाँ पे टेम्पल का बैरियर शायद उन मॉन्स्टर्स को भी ब्रेव में से एक ही समझ रहा है। अब यहाँ पे इन दोनों के पास कोई चारा नहीं होता, इन दोनों को मॉन्स्टर्स का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये थी कि इन मॉन्स्टर्स को जितना मारो ये अपने आप को रीजनरेट कर लेंगे और वापस से इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाएंगे। अब यहाँ पे रोजो हांस को बोलती है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें एथलीट की जान लेनी होगी, और अगर एथलीट वो 7th ब्रेव निकला तो मैं तुम्हारी भी जान बख्श दूंगी। लेकिन यहाँ पे दोनों समझ जाते हैं कि आपस में लड़ने से तो अच्छा ये कि हम दोनों मिल करके रोजो की जान ले लें। इसलिए फिर यहाँ पे लोग लगातार रोजो के सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। लेकिन इन मॉन्स्टर्स को कितना ही मार लो ये लोग फिर से वापस आ रहे थे। तब यहाँ पे एथलीट बोलता है कि ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होगा, हमें रोजो को निशाना बनाना होगा। लेकिन ये बोलने में जितना आसान लगता है उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी रोजो के ऊपर जाएगा हमला करने के लिए तो मॉन्स्टर्स तुरंत ही रोजो के पास आ जाएंगे ताकि उसकी रक्षा कर सके। लेकिन तभी यहाँ पे एथलीट बताता है कि मेरे पास एक प्लान है, और हमारा प्लान ये है कि हम लोग लगातार 60 सेकंड तक सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करेंगे। लेकिन जैसे ही 60 सेकंड खत्म होंगे तुम तुरंत ही चले जाओगे रोजो के ऊपर हमला करने के लिए। फिर इसके बाद ये दोनों 60 सेकंड के अंदर जितने भी मॉन्स्टर्स को मार सकते हैं उतने मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे। और जैसे 60 सेकंड खत्म हो जाते हैं हांस तुरंत ही चला जाता है रोजो की तरफ, और यहाँ पीछे से एथलीट लगातार सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहा था ताकि हांस का रास्ता क्लियर हो सके। यहाँ पे हांस पहुंच तो जाता है रोजो तक, लेकिन तभी रोजो अपने मुंह के अंदर से एक और मॉन्स्टर को निकालती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर हान के ऊपर हमला करके उसे पीछे कर देता है। लेकिन तभी एथलीट उसे एक लात मारता है, जिसके बाद हांस तुरंत ही चला जाता है रोजो के पास और उसको वहीं पे बेहोश कर देता है। इसके बाद ये दोनों उसका हाथ पांव बांध देते हैं और मुंह भी बंद कर देते हैं। अब वो दोनों ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे इन दोनों को विश्वास था कि रोजो 7th ब्रेव हो ही नहीं सकती। इसके बाद यहाँ पे एथलीट एक सवाल पूछता है, वो पूछने लगता है कि क्या तुम्हें एक्टिवेट करना आता है बैरियर को। लेकिन यहाँ पे रोजो बता देती है कि नहीं, मुझे नहीं आता। अब यहाँ पे हांस का शक जा रहा होता है फ्लेमी की तरफ, लेकिन यहाँ पे एथलीट ये मानने से मना कर देता है कि फ्लेमी वो गद्दार है, और वो बोलता है कि मैं ऐसा नहीं मानता। तब यहाँ पे हांस उसको बताता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें तो पता ही है ना कि फ्लेमी का पूरा जिंदगी अंधकार में बीता है। इसका मतलब ये है कि ना तो उसको दोस्ती पे यकीन है, ना उसको प्यार में यकीन है। लेकिन यहाँ पे एथलीट को अभी भी फ्लेमी के ऊपर भरोसा होता है। वो फिर यहाँ पे हांस को एक चीज देता है और वहाँ से चला जाता है।
फिर एक जगह अकेले आ जाने के बाद वो गन पाउडर का इस्तेमाल करता है, जिसका यहाँ पे फ्लेमी को पता चल जाता है और फिर फ्लेमी उस जगह पे आ जाती है। और यहाँ पे मोरा जब टेम्पल के अंदर आती है तो उसको हांस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। वो बोल रही होती है कि तुमने क्यों नहीं मार दिया एथलीट को, लेकिन यहाँ पे हांस बता रहा होता है कि एथलीट वो गद्दार नहीं है और एथलीट के पास प्लान है जिससे कि हम 7th ब्रेव को पकड़ सकते हैं। और यहाँ पे एथलीट फ्लेमी को बता रहा होता है कि बैरियर ना तो टेम्पल के अंदर से स्टार्ट हुआ है और ना ही टेम्पल के बाहर से, ये कहीं और से स्टार्ट हुआ है। क्योंकि बैरियर कैसे स्टार्ट होगा ये बात हमें उस सिपाही ने बताई थी और इसके अलावा मोरा को भी उसी सिपाही ने बताया था। तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि उस सिपाही 7th ब्रेव के साथ मिला हुआ है और उसने हमें गलत तरीका बताया बैरियर को एक्टिवेट करने का, ताकि हर एक ब्रेव टेम्पल के अंदर आ जाए। और जब मैंने टेम्पल का गेट तोड़ा तब वहाँ पे चारों तरफ कोहरा हो गया था, जिसके बाद हम सबको ऐसा लगा कि बैरियर एक्टिवेट हो गया है, लेकिन ये सच्चाई नहीं थी। लेकिन हम सबको तो यही लग रहा था कि बैरियर एक्टिवेट हो गया है, इसलिए हम सब लोग कोशिश कर रहे थे बैरियर को रोकने की। लेकिन उसी दौरान 7th ब्रेव ने वहाँ पे आ करके बैरियर को एक्टिवेट कर दिया और सारा इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे नासितानिया को हांस के ऊपर शक है, क्योंकि जब हांस पहली बार टेम्पल के अंदर आया था तो उसने नासितानिया को देखते हुए प्रिंसेस बोला था, लेकिन जब वो अपने बारे में सबको बता रहा था तब उसने एक बार भी नासितानिया को नहीं देखा और वो नासितानिया को लगातार इग्नोर कर रहा था। यहाँ पे फ्लेमी एडलेट को बताती है कि तुम्हारी जानकारी सही भी हो सकती है, हो सकता है तुम्हारी थ्योरी सही हो, लेकिन यहाँ पे एक कमी है। कमी इस चीज की है कि तुम्हें सेंट्स की पावर के बारे में ज्यादा नहीं पता, क्योंकि जिस भी इंसान के पास सेंट्स की पावर है उसका एक लिमिट होता है इस्तेमाल करने का। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति ने फॉग बनाया ये दिखाने के लिए कि बैरियर एक्टिवेट हो गया है, उसने तुरंत ही पूरे जंगल को कैसे ढक दिया फॉग से, क्योंकि खुद फॉग सेंट्स भी अगर ऐसा चाहे तो कर नहीं सकते। वो अपनी पावर का केवल 15 मिनट तक ही इस्तेमाल कर पाएंगे और अगर पूरे जंगल को फॉग से ढकना है तो ऐसा करने के लिए उन्हें 1 साल लग जाएंगे। फिर यहाँ पे फ्लेमी अपने हाथ में गन पाउडर लेकर के आती है, उसके बाद वो जमीन पे उसको फेंक देती है और वहाँ पे एक धमाका होता है। धमाका होने के बाद वो उसको दिखाती है कि देखो ध्यान से, यहाँ पे कई सारे बैरियर रखे गए हैं और ये सारे बैरियर फॉग सेंट्स ने रखे हैं और ऐसे ही बैरियर पूरे जंगल में फैले हुए हैं। इनकी जगह भी चेंज नहीं की जा सकती, वरना ये काम नहीं करेंगे। इसका मतलब यही है कि जब बैरियर एक्टिवेट हुआ तभी जाकर के पूरे जंगल को कोहरे से ढक दिया गया। और यहाँ पे मोरा ने भी हांस को गलत साबित कर दिया और उसको बोलती है कि एथलीट के ऊपर भरोसा मत करो, वो धोखेबाज है। लेकिन यहाँ पे हांस एथलीट के ऊपर भरोसा करता है और वो बताता है कि अगर एथलीट सही में गद्दार होता तो वो अब तक हम सबको मार चुका होता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पे मोरा बताती है कि वो हम सबके दिल के साथ खेल रहा है, वो हम सबको आपस में लड़वाना चाहता है। और इधर पे फ्लेमी के सामने भी एथलीट गलत साबित हो गया था, इसलिए यहाँ पे फ्लेमी एथलीट को जिंदा जाने नहीं देगी। लेकिन यहाँ पे एथलीट मुस्कुराता है और बोलता है कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगी, क्योंकि अगर मैं वो 7th ब्रेव नहीं निकला और मेरे मरने के बाद ये बैरियर डीएक्टिवेट नहीं हुआ तो ये लोग समझ जाएंगे कि वो 7th ब्रेव तुम हो और ये लोग तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी बताती है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ। तुम लगातार मुसीबत में हंसते रहते हो और ऊपर से जब से हम दोनों मिले हैं तुम लगातार मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे हो और ऊपर से तुम मुझ पे भरोसा भी करते हो। फिर यहाँ पे एथलीट समझ जाता है कि उसे सच्चाई बतानी होगी। इसके बाद यहाँ पे एथलीट बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और इसका एहसास मुझे तब नहीं हुआ था जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा या फिर मैंने तुम्हारी बाकी लोगों से जान बचाई थी, और यही कारण है कि लगातार मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करता रहूंगा और इसके अलावा मैं तुम पे कभी शक नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे लिए तुम बाकी ब्रेव से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। फिर यहाँ पे फ्लेमी एक सवाल पूछती है कि डीमन गॉड को हराने के बाद हम कहाँ रहेंगे, क्योंकि ना तो मैं डीमन के साथ रह सकती हूँ और ना ही इंसान मुझे अपनाएंगे। तब यहाँ पे एथलीट बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा घर बनाऊंगा जो कि सबसे दूर होगा। लेकिन ये सारी बातें सुनने के बाद फ्लेमी गोली चला देती है एथलीट के ऊपर और वो यहाँ पे एथलीट को बोलती है कि अब से तुम मेरे दुश्मन हो और चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी जान लेकर के रहूंगी। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि गोली चलने की आवाज इन सबको भी सुनाई देती है। फिर यहाँ पे मोरा हांस को बोलती है कि तुम यहीं रुकोगे और इसके अलावा रोजो तुम पे नजर रखेगी। और हमें ये बात पता है कि मोरा के पास सेंट ऑफ द माउंटेन की पावर है और फिर वो अपनी पावर की मदद से यहाँ पे हर किसी को एक संदेश देती है और बोलती है कि एथलीट ही वो 7th ब्रेव है जिसने कि यहाँ पे हांस को मारने की कोशिश की थी और हांस घायल हो गया है। हांस यहाँ पे मोरा को ऐसा करने से रोकता भी है, लेकिन तभी बीच में रोजो आ जाती है और यहाँ पे फ्लेमी के पास भी कोई वजह नहीं थी कि वो एथलीट की जान बख्श दे, इसलिए वो लगातार एथलीट को ढूंढ रही होती है ताकि उसकी जान ली जा सके। और यहाँ पे जब नासितानिया का यकीन टूट जाता है तो वो पागल हो जाती है, उसके सिर पे खून सवार हो जाता है और वो बोलती है कि मैं एथलीट की जान लेकर के रहूंगी। यहाँ पे फ्लेमी सबको बता देती है कि एथलीट किस जगह पे है। यहाँ पे एथलीट फ्लेमी को बता रहा होता है कि तुम्हें टेम्पल की तरफ जाना होगा ताकि तुम्हें पता चल जाए कि मोरा कितना सच बोल रही है। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी उसकी कोई बात नहीं सुनती और लगातार उस पे बम गिरा रही थी।
अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एथलीट बुरी तरीके से फंस जाता है क्योंकि लगातार बम उसके ऊपर गिर रहे हैं और यहाँ पे एथलीट को अपनी जान बचाने के लिए लगातार इधर से कहीं और भागना होगा। फिर वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ डार्ट से हमला कर देता है फ्लेमी के ऊपर, जो कि यहाँ पे फ्लेमी को लग भी जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एथलीट इधर से नहीं भागता और वो उल्टा फ्लेमी की तरफ जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा। लेकिन यहाँ पे फ्लेमी की डार्क पास्ट की वजह से अब वो किसी पे भरोसा नहीं करेगी। और जब यहाँ पे एथलीट उसके पास आ रहा था तभी फ्लेमी उसके ऊपर कई सारे बम से हमला कर देती है, जिसके बाद एथलीट पीछे जाकर के गिरता है। लेकिन तभी वहाँ पे मोरा भी आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर रही थी। अब यहाँ पे एथलीट को लगातार 2 ब्रेव का सामना करना होगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे एथलीट थक जाता है क्योंकि वो लगातार इन सबको समझा रहा होता है लेकिन कोई समझना नहीं चाहता। फिर वो एक स्मोक बम का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो उधर से भागता नहीं बल्कि वहीं पे खड़ा हो जाता है। और जब यहाँ पे मोरा उसके ऊपर हमला करने वाली थी तब यहाँ पे फ्लेमी गोली चला देती है मोरा के ऊपर और बोलती है कि उसने सरेंडर कर दिया है। अब यहाँ पे एथलीट ने जानबूझ करके सरेंडर किया है क्योंकि उसे पता है कि उसके मरने के बाद सारा इल्जाम जाएगा फ्लेमी के ऊपर और जब ये बैरियर नहीं खुलेगा तो हर कोई फ्लेमी की जान लेने की कोशिश करेगा। फिर यहाँ पे एथलीट इन दोनों को एक स्प्रे दिखाता है और बताता है कि इस स्प्रे की मदद से तुम देख सकते हो कि फिएंड्स ने किसी चीज को छुआ है या नहीं। और यहाँ पे फ्लेमी की बुलेट्स पे काम कर रहा था। लेकिन जब मैंने ये देखा कि बैरियर को एक्टिवेट किसने किया है स्प्रे की मदद से, तब वहाँ पे मुझे फ्लेमी के हाथों का निशान नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि फ्लेमी वो 7th ब्रेव हो ही नहीं सकती और यही बात मैंने हांस को भी बताई थी। अब यहाँ पे फ्लेमी देख करके हैरान थी कि एथलीट अभी भी उसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ जाती है कि एथलीट ने जो भी बात उसको पहले बताई थी वो सारी बातें सच हैं। लेकिन यहाँ पे मोरा को एथलीट के ऊपर गुस्सा आ रहा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अगर सब लोग यहाँ पे एथलीट की बातों पे यकीन कर लेंगे तो यहाँ पे एथलीट गद्दार साबित नहीं होगा, इसलिए वो तुरंत ही एथलीट के ऊपर चली जाती है हमला करने के लिए। लेकिन बीच में ही फ्लेमी गोली चला देती है मोरा के ऊपर और इस बार हम देखते हैं कि फ्लेमी रो रही थी क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उसको एथलीट के ऊपर भरोसा करना पड़ता है क्योंकि धोखा मिलने के बाद वो पहली बार किसी इंसान पे भरोसा कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे मोरा फिर से हमला करने के लिए चली जाती है एथलीट के ऊपर, लेकिन यहाँ पे इस बार फ्लेमी एक गन पाउडर का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद वहाँ पे धुआं हो जाता है और इसी की मदद से ये दोनों यहाँ से भागने लगते हैं। ये दोनों यहाँ पे मोरा से बच भी जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे नासितानिया और गोल्डीव आ जाते हैं। अब यहाँ पे नासितानिया पूरी तरीके से पागल हो गई थी, उसे कैसे भी करके एथलीट की जान लेनी थी, इसलिए वो लगातार यहाँ पे अपने ब्लेड का इस्तेमाल करती है एथलीट की जान लेने के लिए। लेकिन लगातार फ्लेमिंग उसकी जान बचा रही थी और यहाँ पे गोल्डी भी नासितानिया को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो तुरंत ही चला जाता है यहाँ पे फ्लेमिंग की जान लेने के लिए। लेकिन एथलीट उसकी जान बचा लेता है और यहाँ पे अब लगातार ये दोनों एक दूसरे की जान बचा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि लगातार ये सब आपस में ही लड़ रहे होते हैं और यहाँ पे गोल्डीव को समझ में नहीं आ रहा था कि फ्लेमिंग एथलीट का साथ क्यों दे रही है। यहाँ पे मोरा सबको बताती भी है कि फ्लेमी को गधा बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे एथलीट उसका फायदा उठा रहा है और यहाँ पे फ्लेमी तुरंत ही एथलीट को बोलती है इधर से भागने के लिए और यहाँ पे एथलीट को इधर से भागना पड़ता है क्योंकि एथलीट को कैसे भी करके अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। और इधर पे हम लोग देखते हैं कि फ्लेमी इन दोनों का सामना नहीं कर पाती और हार जाती है। अब यहाँ पे टेम्पल के बाहर वो ढूंढ रहा होता है हांस को ताकि वो अपने आप को बेगुनाह साबित कर सके, लेकिन इससे पहले वो हांस को ढूंढ पाता वहाँ पे नासितानिया आ जाती है और वो लगातार यहाँ पे एथलीट के ऊपर हमला कर देती है। एथलीट यहाँ पे स्मोक बम का इस्तेमाल करता है और वापस से जंगल में भाग जाता है, लेकिन नासितानिया को चकमा देना इतना आसान नहीं था और क्योंकि यहाँ पे नासितानिया लगातार उसके ऊपर ब्लेड से हमला कर रही थी तो इन ब्लेड की वजह से यहाँ पे एथलीट घायल हो गया था। और यहाँ पे एथलीट जैसे ही जमीन पे गिरता है वो तुरंत ही देखता है कि वहाँ पे नासितानिया आ गई है। वो नासितानिया को समझाता है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे नासितानिया उसकी जान लेना चाहती थी। यहाँ पे एथलीट का बहुत सारा खून बह रहा था और उसे कैसे भी करके यहाँ से भागना होगा, नहीं तो उसकी जान चली जाएगी। और वो तुरंत ही नासितानिया के ब्लेड को रोकता है। उसके बाद नासितानिया के चेहरे पे एक लात मारता है और अपना सारा सामान छोड़ करके वहाँ से भागने लगता है। अब यहाँ पे एथलीट को कहीं पे पहुंचना था, लेकिन तभी उसके रास्ते में गोल्डीव आ जाता है। उन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और यहाँ पे गोल्डीव उसको एक जोर से धक्का मारता है, इतनी जोर से कि वो तुरंत ही एक फींड के पास आकर के गिरता है और ये फींड्स मरा हुआ था। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे मोरा फ्लेमी को लेकर के आ जाती है और यहाँ पे एथलीट गोल्डीव को बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, मैं यहीं पे आना चाहता था। और ये वही जगह है जहाँ पे कई सारे फींड्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया था और तब एथलीट भागा था टेम्पल की तरफ। अब यहाँ पे मोरा और नासितानिया गोल्डीव को बोलते हैं कि उसकी जान ले लो, लेकिन यहाँ पे गोल्डीव बोलता है कि मैं इसकी पूरी बात सुनना चाहता हूँ और वहाँ पे हांस रोजो को लेकर के आ जाता है और फिर यहाँ पे नासितानिया को एहसास होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई है। अब यहाँ पे एथलीट घायल होता है, लेकिन उसके बावजूद भी सबको बता रहा होता है कि मैंने पहेली को सॉल्व कर लिया है। तो पहली बात तो ये कि जिस सिपाही ने हमको बताया था कि बैरियर को कैसे एक्टिवेट करना है, उसने हमको झूठ बोला था और बैरियर टेम्पल के अंदर से ही एक्टिवेट हुआ था जब हम सब लोग टेम्पल के अंदर घुसे थे। और जैसे ही मैंने टेम्पल का दरवाजा तोड़ा था और उस समय जो कोहरा फैल गया था चारों तरफ,
वो बेसिकली सेवेंथ ब्रेव ने ही फैलाया था। लेकिन हम सबको ये बात भी पता है कि सेंट ऑफ द फॉग ये काम अकेले नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इतनी पावर है ही नहीं। लेकिन कोई तो है जो ऐसा कर सकता है। तो जैसा कि हमें पता है कि जब भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी वेपर बन करके हवा में उड़ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ जब टेम्परेचर कम होता है तो वही सेम वेपर पूरे हवा में तैरने लगता है। और हमें सफर के दौरान ये बात भी पता चली थी कि ठीक 1 महीने पहले सेंट ऑफ द सन कहीं गायब हो गया था। अब यहाँ पे हर कोई फ्लेमी के ऊपर शक करता, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि फ्लेमी ने सेंट ऑफ द सन की जान ली हो, क्योंकि फ्लेमी को जब धोखा मिला था 3 महीने पहले, तभी से उसने सभी सेंट्स की जान लेना बंद कर दिया था। इसलिए हम में से जो भी सेवेंथ ब्रेव है, उसने और उसके साथियों ने मिल करके सेंट ऑफ द सन का किडनैप किया था और उसको मजबूर किया होगा कि वो उनका साथ दे, नहीं तो उसकी जान ले ली जाएगी। इसलिए जब हम लोग यहाँ पे आए थे तो मैंने देखा था कि हमारा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी थी और ऊपर से किले की सिपाही भी सेवेंथ ब्रेव के साथ मिले हुए थे। इसलिए उन्होंने हमें गलत तरीका बताया बैरियर को एक्टिवेट करने का, और किसी भी सिक्स्थ ब्रेव को बैरियर को एक्टिवेट करने का तरीका पता भी नहीं चलता, क्योंकि जिस राजा ने इस बैरियर को बनाया था उसने कभी किसी को बताया ही नहीं कि बैरियर को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। और फेंट्स का इस्तेमाल किया था कि हम सबका ध्यान फेंट्स की तरफ चला जाए, और मुझसे जानबूझ करके दरवाजा तोड़वाया गया था टेम्पल का। और जैसे ही मैंने टेम्पल का दरवाजा तोड़ा, उसके बाद ही सेंट ऑफ द सन की जान ले ली गई थी। यही कारण था कि अचानक से टेम्परेचर नीचे गिर गया और चारों तरफ कोहरा फैल गया। और जाहिर सी बात है कि ऐसा करने के लिए उन लोगों ने किसी तरीके का सिग्नल दिया था, और वो सिग्नल उसी फेंट्स ने दिया था जो कि मुझे टेम्पल के पास मिला था। और कोहरा फैलने के बाद सेवेंथ ब्रेव हम सबके सामने आया, और उसको भी ऐसा लगा कि बैरियर एक्टिवेट हो गया है, और उसने हम सबके बीच में शक पैदा किया, और वो चाहता था कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर लग जाए ताकि तुम सब लोग मिल करके मेरी जान ले लो। लेकिन यहाँ पे एटलेट की थ्योरी कितनी सच्ची है, इस बात का पता करने के लिए इन्हें सेंट ऑफ द सन की डेड बॉडी चाहिए होगी। लेकिन ये जंगल बहुत बड़ा है, यहाँ पे कहीं पे भी डेड बॉडी हो सकती है। तब यहाँ पे एटलेट बताता है कि डेड बॉडी बहुत ही पास में होगी, क्योंकि टेम्पल के पास से सिग्नल दिया गया था, और जिन लोगों ने सिग्नल को रिसीव किया था वो लोग टेम्पल के ही आसपास होंगे। तभी जाकर के उन लोगों ने तुरंत ही सेंट ऑफ द सन की जान ले ली। लेकिन उसकी जान लेने के बाद उन लोगों ने उसकी डेड बॉडी को गाड़ा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो लोग गाड़ने बैठेंगे डेड बॉडी को तो वहाँ पे रोजो अपने मॉन्स्टर के जरिए उनको ढूंढ लेगी। इसका मतलब ये है कि सेंट ऑफ द सन की डेड बॉडी को इन्हीं फेंट्स के बीच में कहीं छुपाया गया है। और तभी यहाँ पे हांस को एक ऐसा फेंट्स दिखाई देता है जिसको किसी ने नहीं मारा था। वो तुरंत ही उसका पेट काटता है और वहाँ से निकलता है सेंट ऑफ द सन की डेड बॉडी। और यहाँ पे ये सारी चीजें देख लेने के बाद मोरा को भी यकीन हो जाता है कि एटलेट वो सेवेंथ ब्रेव नहीं है। लेकिन यहाँ पे सब लोग जानना चाहते हैं कि सेवेंथ ब्रेव है कौन। लेकिन तभी यहाँ पे सबका शक मोरा की तरफ जा रहा था। लेकिन यहाँ पे रोजो बोलती है कि मोरा वो हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किए थे और यहाँ पे मोरा को मंदिर के नीचे से कुछ पत्थर मिले थे, और अगर वो सेवेंथ ब्रेव होती तो उसने अब तक इन पत्थरों को डिस्ट्रॉय कर दिया होता। अब हम देखते हैं कि ये पत्थर बेसिकली एक रॉक टैबलेट थे, जिनके ऊपर तरीका लिखा हुआ था बैरियर को स्टार्ट करने का। तो तरीका ये था कि सबसे पहले आपको स्वॉर्ड लेनी है जो कि रॉक टैबलेट के अंदर है। फिर उस स्वॉर्ड को निकालने के बाद आपको खून की कुछ बूंदें उसके अंदर डालनी होगी, और आखिरी में आपको टैबलेट को तोड़ना होगा। यानी कि जिसने भी सबसे पहले रॉक टैबलेट को तोड़ा था वही सेवेंथ ब्रेव है। और रॉक टैबलेट को तोड़ा किसी और ने नहीं बल्कि नासितानिया ने था। अब यहाँ पे गोल्डी आ जाता है नासितानिया के सामने और बोलता है कि मैं इस बात पे भरोसा नहीं करता कि नासितानिया हम सबको धोखा दे रही है। यहाँ पे नासितानिया भी बोलती है कि मैं तुम सबको धोखा नहीं दे सकती। यहाँ पे एटलेट को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि नासितानिया उन सबको धोखा दे रही है। लेकिन तभी यहाँ पे एटलेट को एक बात याद आती है कि जब वो पहली बार नासितानिया से मिला था तब नासितानिया ने उसको बोला था कि हमें टेम्पल की तरफ जाना होगा। अब यहाँ पे नासितानिया सबके सामने रिवील करती है कि मैं ही वो सेवेंथ ब्रेव हूँ जो कि तुम सबको धोखा देते हुए आ रही थी। और वो रिवील भी करती है कि मुझे पता है कि टेम्पल के नीचे एक बॉक्स था जिसके अंदर 2 रॉक टैबलेट थे, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि उन रॉक टैबलेट के ऊपर बैरियर को स्टार्ट करने का तरीका लिखा हुआ है। और मेरे पास मौका था कि मैं गोल्डी या फिर एटलेट की जान ले सकती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे एक बकरा चाहिए था जिसके ऊपर मैं ये सारा इल्जाम डाल सकती हूँ, और एटलेट वो बकरा था। फिर यहाँ पे नासितानिया बताती है कि मुझे डीमन गॉड से कोई प्यार नहीं है, लेकिन मैं डीमन गॉड को आजाद करना चाहती हूँ और सभी ब्रेव्स की जान लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है कि डीमन गॉड को मैं समझा सकती हूँ, जिसके बाद डीमन गॉड और फीट्स और इंसान मिल करके एक साथ रह सकते हैं, और मैं एक ऐसी दुनिया बना सकती हूँ जहाँ पे ये तीनों मिल करके रह सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के लिए कम से कम 5 लाख इंसानों की जान देनी पड़ेगी, और अगर ऐसा होता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब नासितानिया का जवाब सुनने के बाद हर किसी को गुस्सा आता है और हर कोई उस पर हमला भी कर देता है। यहाँ पे उसकी गर्दन भी उड़ा दी जाती है, लेकिन फिर बाद में ये रिवील होता है कि ये नासितानिया की रियल बॉडी थी ही नहीं। और इसके बाद हर कोई चला जाता है नासितानिया को ढूंढने के लिए, लेकिन यहाँ पे एटलेट वहीं पे गिर जाता है क्योंकि उसको अभी भी यकीन नहीं होता कि नासितानिया वो सेवेंथ ब्रेव है। फिर यहाँ पे फ्लेमी उसकी मरपट्टी करने लगती है। यहाँ पे एटलेट पूछता है कि क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो। यहाँ पे फ्लेमी बताती है कि मैं जब भी तुम्हारे साथ रहती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जीना चाहिए, और ये सुनते ही यहाँ पे एटलेट बेहोश हो जाता है।
जब एटलेट होश में आता है तो वो देखता है कि वो टेम्पल के अंदर है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि नासितानिया ने बैरियर को तोड़ दिया है और वो बैरियर को तोड़ करके कहीं दूर भाग चुकी है। यहाँ पे गोल्डीफ अभी भी सदमे में है और फिर इसके बाद एटलेट मिलता है फ्लेमी से। फिर फ्लेमी से बात करने के बाद वो वापस आ जाता है टेम्पल की तरफ और यहाँ पे सबको बोलता है कि हमें डीमन लॉर्ड की धरती पे जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पे एक और लड़की आ जाती है जिसको यहाँ पे एटलेट जानता था, लेकिन फ्लेमी को ये बात अच्छी नहीं लगती और फिर हमें ये पता चलता है कि ये लड़की सेंट ऑफ द ब्लड है। यहाँ पे लड़की रिवील करती है कि मुझे भी एक ब्रेव के लिए चुन लिया गया है और फिर से यहाँ पे 7 ब्रेव हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी इनके बीच में कोई बहरूपिया है जो कि यहाँ पे सबको धोखा दे रहा है। इसके अलावा ग्वेन बेयर के राजा को जब पता चलता है कि बैरियर को अचानक से स्टार्ट कर दिया गया तब वो बैरियर की तरफ आ रहे होते हैं। वो यहाँ पे आने के बाद सबको बताना चाहते हैं कि जितने भी फीट्स हैं वो सारे मिल करके यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अभी इनके पास टाइम नहीं है कि ये पता लगाए कि इनमें से कौन बहरूपिया है। और यहाँ पे एटलेट किंग को बोलता है कि बैरियर को फिर से स्टार्ट किया जाए और यहाँ पे एटलेट एक लौता ऐसा ब्रेव होता है जिसके ऊपर किसी को शक नहीं था। और फिर इसके बाद ये लोग डीमंस की धरती पे जा रहे होते हैं डीमन गॉड से लड़ने के लिए और इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है।